सभी बहनों भाइयों के लिए मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रमेश खटके, मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में कोऑपरेशन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हूँ और मैं मंत्रालय मुंबई में बाबा साहब का जो लंदन का घर जो है उसका परचेसिंग खरीदी करना था, उसका मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था। मैं आपसे कुछ चंद बातें करना चाहता हूँ। बाबा साहब के बारे में बहुत सारे लोग कुछ ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं और किसी बात पर अपनी ऐसे ही व्यूज़ या मत व्यक्त करते हैं। ऐसा ही कुछ लोगों का समझ है कि बाबा साहब ने बुद्ध धम्म की जो दीक्षा ली थी, बुद्ध धम्म को अपनाया था, वो बहुत जल्दबाजी का निर्णय था। उन्होंने जल्दबाजी में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। लेकिन चूँकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं और हम कम ज्ञान रखते हैं, इसीलिए हमें असलियत का पता नहीं होता। तो इसके बारे में कुछ मैं 2-4 मुद्दे जो है आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 1907 में बाबा साहब अम्बेडकर जब 10वीं की परीक्षा पास किए थे, मैट्रिक पास हुए थे, उस वक्त उनके पिताजी रामजी अम्बेडकर के दोस्त थे। वो केलुस्कर गुरुजी करके हुआ करते, जो कि एक हेड मास्टर थे दूसरी स्कूल में, और वो अक्सर जब गार्डन में जाया करते थे, उसी गार्डन में बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई करने जाया करते थे। तो उस दरमियान उनकी पहचान हो गई, राम जी से पहचान हो गई और उन्होंने सोचा कि भीमराव जो 10वीं पास किया हुआ लड़का है, जो कि सारे भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में पहला ऐसा व्यक्ति है कि जिसने 10वीं की एग्ज़ाम पास की थी, तो उसके लिए उन्होंने एक सेलिब्रेशन या सत्कार का कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसके अध्यक्ष केलुस्कर गुरुजी थे। केलुस्कर गुरुजी ने 1898 में 1898 में बुद्ध चरित्र करके एक किताब लिखी थी, जो कि बुद्ध के धम्म के बारे में, उसके फिलॉसफी के बारे में काफ़ी अच्छी किताब है। तो वो किताब उस प्रोग्राम में भीमराव को केलुस्कर गुरुजी ने प्रेजेंट दी थी। उस किताब को भीमराव बार बार पढ़े थे। बाबा साहब ने वो किताब बहुत बार पढ़ी थी और उस किताब का काफ़ी गहरा असर उनके ऊपर पड़ा था। उसमें बुद्ध की जो बेसिक प्रिंसिपल्स है बुद्धिज़्म की, उसमें 4 आर्य सत्य है, आर्य अष्टांगिक मार्ग है, प्रतीत समुत्पाद है, पंचशील है, अष्टशील है और आर्य अष्टांगिक मार्ग है, अनिच्छा, अनित्ता, अनत्ता, दुक्खा, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, 10 पारामिता है। इन सारी बातों का भीमराव अम्बेडकर जी के उस उम्र में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। तो पहली बात हुई। दूसरी बात, 1920 में मानगांव में शाहू महाराज के साथ एक परिषद आयोजित की गई थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर 1920 में नागपुर में बहिष्कृत लोगों की एक परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें शाहू महाराज अध्यक्ष हुआ थे। उस दरमियान भी बाबा साहब ने बुद्ध का वहाँ पर उल्लेख किया था। 1923-24 में एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा, एक सामाजिक संस्था का निर्माण भी बाबा साहब ने किया था। उनके उस संस्था के हेतु और उद्देश्य भी बुद्ध के धम्म से लिए थे, जिसका मूल उद्देश्य ये था कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए शिक्षाओं का प्रावधान कैसे किया जाए और सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक सुधार के लिए क्या किया जाए, ये भी बातें बहिष्कृत हितकारिणी सभा में थी। 1927 में बाबा साहब ने जो दुनिया का एक ऐसा संग्राम किया था, पानी का आंदोलन किया था, जो ह्यूमन राइट्स का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, जो 19 और 20 मार्च 1927 को महाड़ में आयोजित किया गया था, जो कोंकण में है। वहाँ पर बाबा साहब ने 19 और 20 का जो मार्च का जो प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद को लौटते समय उसी महाड़ में बुद्ध की गुफाएं हैं, 10-12 गुफाएं हैं जो खंडर पड़ी थी, उसमें जो कुछ अच्छी भी गुफाएं थी। तो जाते जाते बाबा साहब और उनके कार्यकर्ता उस गुफाओं को देखने गए। जब किसी कार्यकर्ता ने वो खंडर पड़ी हुई मूर्ति के ऊपर बैठने की कोशिश की, तो बाबा साहब ने कहा कि इस पर मत बैठो, क्योंकि ये बुद्ध की पवित्र गुफाएं हैं, यहाँ पर अस्थियाँ हैं और भगवान बुद्ध चूँकि इस देश के एक बहुत बड़े चिंतक हुए थे, इसीलिए इसका अपमान नहीं करना चाहिए। 1930, 31 और 32 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, उसी दरमियान भी बाबा साहब ने कई बार बुद्ध का और बुद्ध के धम्म का वहाँ पर उल्लेख किया है। 1935 में बाबा साहब ने जो किताब लिखी है, जो कि लाहौर में कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी, जो कि हुई नहीं, तो
उसके लिए बाबा साहब ने जो भाषण तैयार किया था, उसका हम लोग किताब पढ़ते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या जाति का विनाश। उसमें भी बाबा साहब ने कहा है कि एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। किसी भी राजकीय क्रांति को सफल बनाने के लिए उससे पहले सामाजिक, सांस्कृतिक और क्रांति होना अनिवार्य है। उसमें बाबा साहब ने जिक्र किया है कि 2500 साल पहले भगवान बुद्ध की जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, उसी के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ था, जो कि आज के भारत से दुगुना था। 1936 में मुंबई में एक परिषद का आयोजन किया गया था, जो कि नरे पार्क में आयोजित किया था। वहाँ पर बाबा साहब का एक ऐतिहासिक व्याख्यान है, जिसको इमेंसिपेशन व्हाट वे, मुक्ति कौन पथ है, हमारी मुक्ति किस मार्ग से है, इसके ऊपर बाबा साहब ने जो बहुत ही बढ़िया भाषण दिया है। उसमें भी बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म का विचार गहराई से करना चाहिए, ऐसी सोच वहाँ पर रखी है। 1942 में 1942 में नागपुर में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें करीब 75,000 75,000 लोग थे, उसमें 25,000 महिलाएं थी। तो उसमें भी बाबा साहब ने जो ऐतिहासिक एक सेंटेंस है बाबा साहब का कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन एज अचीव। किसी समाज की प्रगति का जो मेज़र है, जो नापना है, मैं उस समाज की महिलाओं की कितनी प्रगति हुई है उसके ऊपर मैं करता हूँ, ऐसा बाबा साहब ने कहा है। 1946, 1947 और 1948 से 1950 तक जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है इस देश का, भारत का, तो संविधान के निर्माण के वक्त 21 फरवरी 1948 को बाबा साहब ने संविधान का कच्चा मसूदा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा था। उस दरमियान बाबा साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। उसमें जो पार्लियामेंट में, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में और विविध राज्यों की विधानसभा, विधान परिषदों में जो रेजोल्यूशन पास होते हैं, जो प्रस्ताव पारित होते हैं, उसका जो बेस है तो वो भिक्खु संघ की आइडियोलॉजी से लिया है, ऐसा बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में कहा है। ये सारा जो प्रोसीजर है डेमोक्रेसी का, बाबा साहब बुद्ध से लेते हैं। 1950 में बाबा साहब ने महाबोधि सोसाइटी के लिए एक लेख लिखा था, राइज एंड डाउनफॉल ऑफ हिंदू वुमेन। तो उसमें कुछ मनुवादी लेखक ने वीकली जर्नल में बुद्ध को दोष दिया था कि बुद्ध की वजह से महिलाओं का नुकसान किया। तो बाबा साहब ने उस आलेख का महाबोधि सोसाइटी के जो मैगजीन है उसमें लेख लिखकर खंडन किया था और बताया था कि बुद्ध की वजह से इस देश की महिला की उन्नति हुई है। हालांकि मनु की वजह से इस देश की महिलाओं का काफ़ी नुकसान हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारे जो प्रोविजंस है, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, अनिच्छा, अनंतता, 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, इनका प्रभाव बाबा साहब के ऊपर काफ़ी गहरा था और जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में बार बार आता है। 1950 में बाबा साहब श्रीलंका गए थे। वहाँ पर एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी बाबा साहब ने हिस्सा लिया, वहाँ पर काफ़ी भाषण दिए थे। तो बुद्ध के धम्म का प्रभाव बाबा साहब के ऊपर तब भी था। बाबा साहब ने 1950 में एक बुद्ध के ऊपर लेख लिखा था। 1952 में भी बाबा साहब ने बुद्ध के ऊपर काफ़ी आर्टिकल लिखे थे और बुद्ध यानी इस धम्मा का जो लिखान है वो 1952 से चालू था, जो कि 1956 तक बाबा साहब ने पूर्ण किया। 1955 में 54-55 में बर्मा में बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की गई थी, बुद्ध संगीति। उस संगीति में बाबा साहब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और बुद्ध के बारे में काफ़ी गहरी सोच वहाँ पर रखी है। 1954 में ही बाबा साहब ने BBC लंदन को एक मुलाकात दी है। उसमें बाबा साहब ने कहा है कि मेरी जो फिलॉसफी है, स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व और न्याय, ये फिलॉसफी मैंने फ्रेंच क्रांति से ली नहीं है, ये मैंने मेरे गुरु तथागत बुद्ध से ली है, ऐसा BBC के इंटरव्यू में बाबा साहब ने कहा है। और बुद्ध यानी इस धम्म के बारे में आप जानते हैं। 1955 में बाबा साहब ने भारतीय बौद्ध महासभा का गठन किया था। ये सारी बातें बाबा साहब की करीब 1907 से लेकर तो 1956 तक, मतलब 40-50 साल का जो दौर है,
इस दरमियान बाबा साहब बुद्ध के बारे में गहराई से सोच रहे थे। इसका मतलब ये है कि बाबा साहब ने बुद्ध का जो धम्म लिया है, काफ़ी सोच विचार करके, बहुत ही गहरी सोच से, बहुत गहरी श्रद्धा से और वैज्ञानिक सोच रखते हुए बाबा साहब ने बुद्ध की धम्म की दीक्षा ली है। इसीलिए ऐसा कहना कि बाबा साहब ने जल्दबाजी में निर्णय लिया है बुद्ध धम्म लेने का, अपनाने का, ये गलत है। इसीलिए हमने ये बातें सोचनी चाहिए, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।